नमस्कार, आप देख रहे हो हम टीवी भारत। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज ने ही अब मोहन सरकार ने किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के लिए सब्सिडी 60% से बढ़ाकर 90% कर दी है और लाडली बहनों योजना में भी राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री निवास से ही की गई इस घोषणा को दीपावली के अवसर पर किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात बताया जा रहा है। अब किसानों को कृषि उपकरणों और उर्वरकों पर 90% तक सब्सिडी मिलेगी, यानी किसान अब कम लागत में आधुनिक खेती अपना सकेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती के लिए लगातार काम कर रही है। सिर्फ किसानों ही नहीं, सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत दीपावली और भाई दूज पर मिलने वाली राशि में भी वृद्धि की है, यानी महिलाओं को भी त्योहार पर मिलेगी अतिरिक्त तोहफा। बसपा प्रवक्ता अजय यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार जनता के हर वर्ग के लिए समर्पित है और फैसला इसका जीता जगता उदाहरण है। प्रदेश भर में किसान इस फैसले का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। और बाकी किसान यूनियन के कई प्रकार के हमारे किसान भाइयों के बीच आज हमने कई सारी चीज़ों की चर्चा भी की और खास करके किसान भाइयों को सोयाबीन के माध्यम से भावांतर योजना का लाभ दिलाने पर किसान धन्यवाद देने भी आए थे। हमने भी घोषणा की कि हमारी सरकार के माध्यम से भावांतर योजना का प्रॉपर लाभ दिला करके लगभग 9 लाख से ज़्यादा किसानों ने इसका पंजीयन कराया। पिछली बार 6 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था, इस बार उसका 1.5 हुआ है। हमने कहा कि साफ सूफ माल ला करके तुलवा करके जो हमारी जैसे एमएसपी पे हम खरीदारी करते थे, तो उसी प्रकार का भी हम अपने सारे किसानों से अपील करते हैं कि हमारी 24 अक्टूबर से लगा 15 जनवरी तक जो भावांतर योजना चलेगी, हम सारे किसानों को उससे जोड़ करके उसका लाभ दिलाना चाहते हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार हर वो योजना लाना चाहती जिसके माध्यम से हमारे किसानों की ज़िंदगी बेहतर हो। एक और योजना सोलर पंप के माध्यम से हमने दी कि अभी तक सोलर पंप पे 40% की राशि किसानों को स्वयं को मिलाना पड़ती थी। आज आप लोगों को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को आज आपको समर्पित किया है। मैं सभी अन्नदाता भाइयों की ओर से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आपकी ओर से और प्रदेश के किसानों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली है, हमेशा वो किसान की चिंता करते हैं। गरिमा में आभार सम्मेलन में हम सब के बीच में हम सब के कर्मठ लाडले और जब से बने हैं तब से ही इस प्रदेश को जो विकसित प्रदेश है उसको और स्वर्णिम की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज छोटे से आग्रह पर, वैसे तो भाई साहब आज दीपावली शुरू हो चुकी है, धनतेरस है और धनतेरस में भी सुबह के समय इतनी संख्या में आपका स्वागत जो करने आए हैं, मैंने आपसे आग्रह किया था कि इस बार की किसानों की दिवाली मुख्यमंत्री जी के साथ होगी। आपने उस आग्रह को स्वीकार किया और मैं चाहूंगा कि एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से खड़े होकर दोनों हाथों से हमारे सबके मुखिया मध्य प्रदेश के लाडले डॉक्टर मोहन यादव एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में शुक्रवार की देर शाम बागेश्वर धाम के पीठा
धीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हुआ। अपने सुलझे विचारों और प्रभावशाली कथनों के लिए पहचाने जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने विजेथुआ धाम पहुंचकर प्रभु बजरंगबली के दर्शन किए और अपने गुरुदेव जगद्गुरु राम भद्राचार्य से आशीर्वाद लिया। बता दें कि कादीपुर के सुरापुर स्थित पौराणिक स्थल विजेथुआ धाम महोत्सव चल रहा है, जहां जगत गुरु श्री भद्राचार्य की कथा हो रही है। इसी में शामिल होने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री विशेष रूप से पहुंचे और अमहट स्थित एयर स्ट्रिप पर उनका चार्टर प्लेन लैंड हुआ, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से विजेथुआ धाम पहुंचे। धार्मिक उत्साह का आलम ये रहा कि रास्ते भर हजारों लोग उनके स्वागत के लिए उभरे। धाम पहुंचकर शास्त्री जी ने हनुमान जी के दर्शन किए और फिर अपने गुरु से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि विजेथुआ धाम में आकर वे अभिभूत है। साथ ही उन्होंने आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली पद यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश और सुल्तानपुर वासियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब विजयस्त हनुमान जी की गूंज देश के कोने कोने में सुनाई देगी। वृंदावन के बाबा प्रेमचंद और श्री राम भद्राचार्य से हुई मुलाकात पर उन्होंने कहा है कि संतों में भी कभी क्लेश नहीं होता। ये महापुरुष है, इनकी लीलाएं समय के साथ समझ आती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के सवाल पर उन्होंने दो टूक कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जय श्री राम। आज हम विजयस्त हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जहां कुछ बात धर्म चक्रवर्ती गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री राम भद्राचार्य गुरु जी भगवान का यहाँ पर जो है कथा का वाचन हो रहा है, उनके मुखारविंद से उनका स्थान अद्भुत हनुमान जी का। हमारे गुरु भाई श्री विवेक भैया जी ने अभूतपूर्व तरीके से उत्साह के साथ सुल्तानपुर वाले और उत्तर प्रदेश वाले आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर पद यात्रा बिल्कुल मैंने चाहा देखना एक समय वो आएगा जब विजयस्त हनुमान जी की गूंज संपूर्ण क्षेत्रों में कोने कोने में जाएगी और कृपा है। संतों में कभी भी क्लेश नहीं होता। कुछ गुरुदेव भगवान का हृदय मन एकदम मचुरन की तरह है और पूज्य बाबा प्रेमानंद जी ने भी बहुत हृदयता के साथ स्वागत किया था। बाकी आशीर्वाद हमको दिया, हम स्वागत करेंगे, आशीर्वाद लेने को ठेला पे जाओ भैया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध पटाखों के भंडारण पर शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने मिलकर शिकंजा कसते हुए 3 कुंटल से ज़्यादा पटाखे बरामद किए गए हैं। गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने करीब 3 लाख रुपए से अधिक कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। एएसपी ग्रामीण चिराग जैन की निगरानी में जिले भर में अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले इस तरह के भंडारण
को रोकने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पटाखे कहां से लाए गए थे और किन किन जगहों पर सप्लाई होने थे। भैया अभी खड़े हो जाइए, वहीं खड़ा हो जाइए। आराम से आराम से गाइड हो जा भाई। रुक जाओ, नहीं भाई रुक जाओ, बना ले। चलो उठाओ, ठीक है उठाओ, गाइड हो जा भाई। रुक जाओ, नहीं भाई रुक जाओ, बना ले। चलो उठाओ, ठीक है उठाओ। बड़ा उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए 8 लाख की मासूम बच्ची से फर्जी निकाह कराया गया। पूरा मामला जौनपुर के खेता सराय थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक नफीसा नाम की बच्ची को 8 माह की उम्र में ही भू माफियाओं ने फर्जी तरीके से शादीशुदा दिखाया दिया और उनके नाम की करोड़ों बेशकीमती जमीन अपने नाम करवा ली। महज 12 साल की उम्र में नफीजा की मौत हो गई और लेकिन उसके नाम से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों के जरिए भू माफियाओं ने पूरी संपत्ति कब्जा ली और अब तक कोर्ट के आदेश पर 7 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के केस दर्ज किया गया है। खेता सराय पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और सवाल यह है कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी कैसे हुई और इतने साल तक किसी को भनक तक नहीं लगी। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं और क्या सभी आरोपी गिरफ्त में आते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जिगना थाना क्षेत्र के गौरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस विवाद में एक पक्ष ने एक महिला पर चाकू और सरिया से हमला कर दिया और महिला लहलुहान हालत में जमीन पर पड़ी मिली, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में 3 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दावा कर रही है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री करना होगा और भी आसान। लखनऊ में बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के स्तंभ और पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सर्किल रेट निर्धारण को लेकर एक अहम ऐलान किया है। अब तक सर्किल रेट तय करने के लिए 40 से ज़्यादा मानकों को ध्यान में रखा जाता था, लेकिन अब इन मानकों को
घटाकर सिर्फ 15 से 20 तक का कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी और आम लोग बिना किसी एजेंट या बिचौलिए के खुद ही अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कर सकेंगे। सुनते हैं इस पर क्या कह रहे हैं स्तंभ एवं पंजीयन मंत्री। तो स्टाम्प पे करते हैं, तो स्टाम्प पे करने के लिए सर्किल लेट का मानक होता है, मैपिंग होती है। उसके लिए हमारे विभाग में काफ़ी लंबे चौड़े अलग अलग फॉर्मेट थे, मानक थे। अब हम सब लोगों ने जनहित के लिए यह फॉर्मेट को किया है सरलीकरण, यानी कि किसी भी मकान, ज़मीन, प्लाट को खरीदने के लिए हमारे पास इसका सर्किल लेट क्या हो गए, ये करीब 30-40 पार्ट में बटे थे। अब हम सब लोगों उसको किया है सरलीकरण है। उससे क्या फ़ायदा होगा, कोई भी व्यक्ति जब प्रॉपर्टी खरीदता है तो वह नेट पर जा कर के या आराम से आसानी से ये तय कर लेगा कि इसका सर्किल लेट क्या आता है, हमें कितना सर्किल लेट पे करना है। होता क्या था कि स्पष्टता न होने के कारण से तमाम लोग जाने अनजाने में स्टाम्प चोरी करते थे या जानब चोरी करते थे, केस होते थे। अब हम इससे नियम बना देने से सरलीकरण होगा, स्पष्टता हो जाएगी और हर व्यक्ति खुद भी उसको कितना स्टाम्प पे करना है वह निकाल कर आसानी से स्टाम्प पे करेगा। यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत दिन से इंतजार किया हुआ यह जियो था जो आज निकाल दिया गया है। कुछ बोला मुझे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारियों और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में वोटिंग के 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह का बिहार दौरा इस बात का संकेत है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और जीत के लिए तैयार है। चिराग ने आगे कहा कि एनडीए में उम्मीदवारों को लेकर कोई भ्रम नहीं है। 243 सीटों पर हमारी तैयारी साफ है, जबकि महागठबंधन अब भी असमंजस में है। और उन्होंने बताया कि एनडीए ने अपने कैंपेन भी शुरू कर दिया गया है। अब देखना होगा कि महागठबंधन इस सियासी बढ़त को कैसे जवाब देता है और क्या बिहार की रणनीति में एक बार फिर एनडीए इतिहास रचने जा रही है। आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर हैं और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सकें जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज़्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है, एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो एक तरफ एक कन्फ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज़ हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत
और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ ये मुलाकात। भाई एनडीए का माहौल आप सब देख रहे हैं और ये जनता के बीच है। जिस सहजता से एनडीए ने अपने पांचों एलाइज को सम्मान देते हुए एक सहज नेगोशिएशन को संपन्न करने का कार्य किया। हम लोग के सारे प्रत्याशी 243 ऑफ अस, हम सबके नॉमिनेशंस क्लियर हो चुके हैं, सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग ज़मीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, अब वहाँ जा रहे हैं। तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जहाँ महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर रहा है। कौन कह रहा है कि तेजस्वी तय है, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय हैं। तो ऐसे में जनता या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कन्फ्यूजन हो वो बिहार को एक विकास की सोच दे पाएगा। एनडीए में टिकट बंटवारे में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पे आपके उभरने की चर्चा खूब हो रही है। बात बड़े छोटे खिलाड़ी की नहीं है, बात हर किसी के सामर्थ्य की है। और ये बात शुरू से रखी गई थी कि जो जहां से जीतने की क्षमता रखता है उसको वहां से मौका मिलना चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का मैं धन्यवाद कहूँगा विशेष तौर पर, जो बड़ा दिल दोनों दलों ने दिखाया है। दोनों दल कंपैरेटिवली बाकी हम लोग जितने हैं उनसे बड़े हैं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, तमाम दलों को सम्मानजनक तरीके से उनका गठबंधन में समावेश करने का, मुझे लगता है यही गठबंधन की सोच होनी चाहिए कि कैसे एक दूसरे को साथ लेते हुए गठबंधन को और मजबूत करना। मेरा लक्ष्य बिल्कुल वही रहेगा कि 100% स्ट्राइक रेट रहे। काफ़ी चीज़ों पे चर्चा हुई है कि आने वाले दिनों में कैसे कैंपेन का स्वरूप और बिना किसी दूसरे के फॉल्स नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास के नैरेटिव को लेकर चलना है। 2024 में हम लोगों ने देखा कई अलग अलग विषयों को लेकर भ्रमित करने का कार्य किया गया, कभी संविधान, आरक्षण, विभिन्न तरीके की बातें, पर बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य को कैसे यहाँ पे बेहतर किया जाएगा और मौजूदा योजनाओं के तहत जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है कैसे उसको और सशक्त किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम मिलती भी भारत।